स्टूडेंट्स, आज हम गणित में पैटर्न का टॉपिक 1.5 पढ़ेंगे। 1.5 टॉपिक में आपको आकारों में पैटर्न के बारे में बता रखा है। इसमें विभिन्न प्रकार के पैटर्न आपको दिए गए हैं। पिछली क्लासेस में, पिछले टॉपिक्स में हमने क्या पढ़ा था? संख्याओं में अनुक्रम के बारे में पढ़ा था, और अब आपके पास है आकारों में अनुक्रम। तो देखिए क्या दिया हुआ है। गणित में पाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण और बुनियादी पैटर्न आकारों के पैटर्न हैं। ये कह रहा है कि गणित में हमने संख्या के पैटर्न पढ़े थे, उसके अलावा हमारे पास और क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? आकारों में पैटर्न है। ये आकार 1, 2 या 3 विमाओं में, या यहाँ तक कि इनसे अधिक विमाओं में हो सकते हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल ये आपने पढ़े होंगे, स्पेस में पढ़े होंगे, वो भी हो सकते हैं, और ये उनसे अलग भी हो सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें आकारों में पैटर्न का अध्ययन किया जाता है ज्यामिति कहलाता है। गणित की वह शाखा जिसके अंदर हम आकारों के बारे में पढ़ते हैं, आकारों के पैटर्न के बारे में पढ़ते हैं, उस शाखा को हम बोलते हैं ज्यामिति। आकार अनुक्रम एक महत्वपूर्ण प्रकार के आकार पैटर्न है जिनका गणितज्ञ अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक सारणी दिखाई गई है, सारणी 3, जिसके अंदर आपके आकारों में अनुक्रम के बारे में बताया गया है। तो आइए आज हम सारणी 3 देखते हैं। ये आपके पास सारणी 3 है। आज हम सारणी 3 को ही पढ़ेंगे कि इसमें किस प्रकार के पैटर्न आपको दिए गए हैं। तो देखिए पहला पैटर्न जो है वो आपको समबहुभुज का दिया हुआ है। सम का मतलब क्या होता है? जो भी हमारे पास बहुभुज है उसकी जितनी भी भुजाएं हैं वो सारी बराबर होगी। जैसे कि त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं तो तीनों बराबर होंगी। चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं तो चारों बराबर होंगी, तो उसको हम बोलते हैं समचतुर्भुज। तो इन वाली त्रिभुजों में, इन वाले आकारों में आपको क्या पैटर्न नजर आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न है। जो आपका पहली जो आकृति है वो आपकी है त्रिभुज, इसमें आपके पास 3 भुजाएं हैं। दूसरी आकृति है आपकी चतुर्भुज, इसमें 4 भुजाएं हैं। फिर आपकी है पंचभुज, इसमें 5 भुजाएं हैं। तो देखिए इस तरह से ये अनुक्रम चलता जा रहा है। पहले 3 भुजा, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 भुजा, 8 भुजा, 9 भुजा और 10 भुजाएं। तो इस तरह से एक एक भुजा आपकी बढ़ती जा रही है। ये यहाँ पे क्या है? अनुक्रम है। इसके बाद अगला अनुक्रम क्या आता है? संपूर्ण आलेख का। तो संपूर्ण आलेख क्या होता है ये समझ लेते हैं हम। संपूर्ण आलेख के लिए कम से कम हमारे पास 2 शीर्ष होने चाहिए। 2 शीर्ष से हम शुरू करते हैं। 3 शीर्ष भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी, इस तरह से कितने भी शीर्ष हो सकते हैं, बस 2 से कम शीर्ष नहीं होने चाहिए। तो पहले हम 2 शीर्ष वाला लेकर चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 शीर्ष है। तो ये संपूर्ण आलेख कब बनेगा? जब दोनों शीर्षों को हम आपस में मिला देंगे। तो इसके अंदर जितने भी तरीके से, जितने भी लाइन से आप इन दोनों शीर्ष को मिला सकते हो उतनी लाइन से मिला देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लाइन से मिला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम बोलते हैं केटू आलेख। अब अगर हमारे पास 3 शीर्ष है तो 1, 2, 3, इसका मैं नाम डाल देती हूँ 1, 2, 3। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है कि जितने शीर्ष हैं आपस में संबंधित होने चाहिए, आपस में मिले होने चाहिए। तो यहाँ पे पहले शीर्ष 1 की बात करते हैं। 1 को हमने 2 से मिलाया और 3 से मिला दिया, दोनों से मिल गया। अब 2 देखेंगे, 2 1 से मिला हुआ है, 2 3 से नहीं मिला हुआ, तो 3 से मिल गया। अब 3 जो है 1 और 2 दोनों से मिला हुआ है। तो अब सारे के सारे तीनों शीर्ष एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो ये हो जाएगा आपका K3 आलेख। अब K4 की बात करेंगे। अगर आपके पास 4 शीर्ष हैं तो देखिए हमने यहाँ पर चार शीर्ष बना दिए, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। पहला वाला शीर्ष है, इसको 2 से मिलाया, 3 से मिलाया, 4 से मिलाया, सबसे मिल गया। अब 2 वाला जो है वो 1 से पहले ही मिला हुआ है, 3 से मिलाया, 4 से मिला दिया। 3 वाला शीर्ष जो है तीसरा, वो पहले से मिला है, दूसरे से मिला है, चौथे से नहीं मिला हुआ, चौथे से मिला दिया। चौथा शीर्ष जो है वो सभी से मिला हुआ है। तो ये आपका K4 आलेख हो गया। इसके बाद 5 शीर्ष अगर दिए हुए हैं तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5। इसका नाम डाल दिया 1, 2, 3, 4, 5। अब पहला शीर्ष देखो 2 से मिला दिया, 3 से मिला दिया, 4 से, 5 से, सभी से मिल गया। अब 2 जो है 3 से मिल गया, 4 से मिल गया,
5 से मिल गया। 3 जो है 1 से मिला हुआ है, 2 से मिला हुआ है, अब ये 4 से मिल गया और ये 5 से मिल गया। अब 4, अब ये सारे शेष आपस में मिल गए। अब देखो 3 जो है वो 5 से नहीं मिला हुआ, 3 वाला 5 से और मिला दिया। तो सारे शेष जो हैं एक दूसरे से मिल चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये आपके पास के 5 आलेख बन गया। तो इसी तरीके से आप 6 शेष के लिए करेंगे, 7 शेष के लिए करेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया आपके संपूर्ण आलेख का अनुक्रम। ये आपको समझ आ गया होगा। इससे आगे चलते हैं हम। अगला अनुक्रम है हमारे पास ढेरित वर्ग। ढेरित वर्ग हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक वर्ग होगा। अब इस एक वर्ग के चारों तरफ हम और वर्ग लगाएंगे, एल टाइप के वर्ग लगाएंगे, और जो हमारे पास नई आकृति बनेगी वो भी वर्ग ही बननी चाहिए। इस तरीके से वर्ग हम लगाएंगे। तो देखिए एक वर्ग ये था, अब मैंने एल टाइप में और वर्ग लगा दिए, 1 2 3। तो देखिए ये शेप जो है, आकार जो है वर्ग का ही है, पर ये पहले वाले से बड़ा बना है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बिंदुओं से जो एल टाइप शेप बनाई थी, अब की बार हम वर्ग से एल टाइप शेप बना रहे हैं। अब देखिए इससे बड़ा वर्ग बनाएंगे, पहले तो यही वाला वर्ग बन जाएगा। अब एल टाइप की एक और परत हम लगा देंगे इसके चारों तरफ। ये देखिए हमारे पास नया वर्ग बन गया उससे बड़ा। तो ये 1 बाय 1 का वर्ग था, ये 2 बाय 2 का वर्ग था, ये 3 बाय 3 का वर्ग था। अगर आप एक और एल टाइप की परत इसमें लगा दोगे तो 4 बाय 4 का वर्ग बन जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या मिलेंगे, ये ढेरित वर्ग मिलेंगे। अब अगला है हमारा ढेरित त्रिभुज। अब ढेरित त्रिभुज कैसे बनता है ये समझ लेते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास सिर्फ एक त्रिभुज होगा, छोटा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना देंगे बड़े त्रिभुज के अंदर, ये आपकी दूसरी आकृति आ जाएगी। फिर हम अगले में क्या करेंगे, अभी हमने त्रिभुज के अंदर एक त्रिभुज बनाया था, अब हम 2 त्रिभुज बना देंगे। ये 2 त्रिभुज बना दिए, और जो हमें ये बिंदु मिला था यहाँ से हम एक त्रिभुज और बना देंगे। तो देखिए ये आकृति मिल जाएगी। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगली के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने 2 त्रिभुज बनाए थे, अब आप 3 त्रिभुज बना देंगे, 1 2 3। अब ये जो जो बिंदु मिले हैं आपको, यहाँ से आप 2 त्रिभुज और बना देंगे, 1 2। फिर यहाँ पे आपको एक बिंदु मिल गया, यहाँ से एक त्रिभुज और बना देंगे, ये 1। तो यहाँ से आपने क्या देखा, पहले हमारे पास एक त्रिभुज था, यहाँ 1 था, यहाँ 3 थे, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 5, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 5 यहाँ 7। तो ये एक त्रिभुज था। अब अगर इन त्रिभुजों को जोड़ें तो ये त्रिभुज हमारे पास टोटल हो गए 4। यहाँ अगर हम 1 3 5 को जोड़े तो ये त्रिभुज हो गए 9, और यहाँ अगर 1 3 5 7 को जोड़े तो ये त्रिभुज हो गए 16। तो यहाँ से आपने क्या देखा, ये 1 का वर्ग बन रहा है, ये 2 का वर्ग बन रहा है, ये 3 का वर्ग और ये 4 का वर्ग बन रहा है। तो इस प्रकार की आकृतियों के जो अनुक्रम बनता है उसको हम बोलते हैं ढेरित त्रिभुज। इसके बाद हमारे पास लास्ट अनुक्रम है कोच हिमकर्ण। कोच हिमकर्ण हम ड्रॉ करके समझते हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक बड़ा सा त्रिभुज बना देती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक त्रिभुज होता है हमारे पास, उसकी 3 भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाओं को हम बराबर 3 भागों में बांट लेंगे। ये मैंने 3 भागों में बांट लिया है, और जो बीच वाला जो भाग है उसको हम हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए ये मैंने बीच वाला भाग हटा दिया है, और अब हम क्या करेंगे, जो भाग हमने हटाया वहां पर हम नया त्रिभुज लगा देंगे। ये नया त्रिभुज लग गया। ये आपको दूसरी वाली आकृति मिल गई है। देखिए अब तीसरी आकृति के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम जितने भी त्रिभुज हैं उनकी सभी भुजाओं को 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये 3 बराबर भागों में मैं बांट रही हूँ सभी भुजाओं को। और फिर से बीच वाला जो भाग है उसको हम हटा देंगे। ये हटा दिया हमने, सारे बीच बीच वाले पोर्शन हम अलग कर देंगे, हटा देंगे।
अब बीच वाले पोर्शन जो हमने हटा दिए वहां पे हम त्रिभुज लगा देंगे। तो अब देखिए ये आपको तीसरी आकृति प्राप्त हो गई। अब चौथी आकृति प्राप्त करने के लिए आप फिर से वही करेंगे, जितने भी त्रिभुज आपके पास आए हुए हैं उन सभी को की भुजाओं को आप 3 बराबर भागों में बांटेंगे, बीच वाले पोर्शन को आप अलग कर देंगे और फिर बीच वाले पोर्शन जो आपने अलग किया वहां पे आप फिर से त्रिभुज लगा देंगे। इस तरह से आपको अगली आकृति मिलती चली जाएगी। तो ये कौच हिमकर्ण अनुक्रम आपका बन जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये सभी अनुक्रम समझ आ गए होंगे। अब आप अपने हाथ से अपनी कॉपी में पेन पेपर लेकर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा और मजा भी आएगा। तो आज आप सारणी 3 को ही स्टडी करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो तब तक के लिए